वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में हम आइचर मोटर्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस कंपनी में आपको अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो इसके लिए आप प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे आपको रोज हम जो वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आराम से आप उस वीडियो को देख पाओगे। तो सबसे पहले आइचर मोटर्स कंपनी क्या काम करती है हम इसको जानेंगे। तो आइचर मोटर्स जो कंपनी है, पहले 2005 तक तो ये कंपनी सिर्फ ट्रक बनाती थी। ट्रक मतलब जिसके अंदर माल लोड करके ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो होता है ट्रक्स। और उसके बाद इन्होंने 2005 या 6 के अराउंड इन्होंने रॉयल एनफील्ड को मैन्युफैक्चर करना चालू किया और उसके बाद इसको मार्केट में बेचना चालू किया। तो अभी ये हाल फिलहाल में पर्सनल यूटिलिटी व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स और मोटरसाइकिल्स ये बनाता है। तो कंपनी का भी देखा जाए तो मेन धंधा भी 3 गाड़ियों में, एक तो मोटरसाइकिल्स में, एक कमर्शियल व्हीकल्स मतलब जो ट्रक से माल ट्रांसपोर्ट होता है वो कमर्शियल व्हीकल्स, और पर्सनल यूटिलिटी व्हीकल्स। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो खासा अच्छा है, क्योंकि ट्रक की भी बिकवाली ज़्यादा अच्छी होती है। और क्या कहते हैं कि कंपनी की जो रॉयल एनफील्ड है वो तो आप सभी को पता होगा कि मार्केट में छाई हुई है और मार्केट में एक अच्छा क्रेज है रॉयल एनफील्ड का। जैसे कि एप्पल का एक आईफोन के फ़ोन का जो क्रेज है मार्केट में, वैसे ही रॉयल एनफील्ड का बाइक के अंदर क्रेज है मार्केट के अंदर। तो इसीलिए हमको ये जानना है कि आइचर मोटर्स आगे चल के भी आपको ये रिटर्न दे सकता है जो इसने पिछले 15 सालों में दिया है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि 2005-6 में जब है ना आइचर मोटर्स रॉयल एनफील्ड वाली कंपनी को जब लेके आया था, तब रॉयल एनफील्ड लगभग 1.5 लाख के अराउंड मिल रही थी। तो अगर आप उस वक्त बाइक नहीं खरीदते, मतलब आप में से किसी के पास होगी अगर रॉयल एनफील्ड, तो अगर आप उस वक्त बाइक नहीं खरीदते और 1.5 लाख रुपए अगर आइचर मोटर्स के शेयर के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते, तो उसकी अमाउंट आज और उसका जो नेट वर्थ होता वो लगभग मिनिमम 1 करोड़ से ज़्यादा उसका नेट वर्थ आज मार्केट में आपका होता। और उसके अलावा लगभग आपको 10 लाख रुपीस तक का डिविडेंड तक मिल जाता अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते। अराउंड 1.5 लाख रुपए अराउंड अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करते, तो अभी तक आपको 10 लाख रुपए तो सिर्फ डिविडेंड के फॉर्म में मिल जाते। और जबकि उस शेयर के भी वैल्यू के हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा उसकी वैल्यू है। तो ये देखिए, ये होता है वैल्यू इन्वेस्टिंग का फायदा। जब आप एक वैल्यू को ढूंढते हो तब आप उस चीज के अंदर देखते हो कि इसके अंदर लोग इसकी गाड़ियां खरीदेंगे, तो आप उस चीज पे इन्वेस्ट करते हो। तो उस लोग जो उस गाड़ी को खरीदते हैं, आपको पता पड़ता है कि ये क्रेज है, उसको कहते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। सही से स्टॉक को पहचानना, इसकी डिमांड होगी मार्केट में, इसके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती रहेगी, इसके प्रोडक्ट की डिमांड कभी मार्केट में कम नहीं होगी। इसको ही पहचानना ही, इसको ही वैल्यू इन्वेस्टिंग बोला जाता है। तो मैं अब इस बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। अब हम कंपनी के फंडामेंटल्स देखेंगे और जानेंगे कि कंपनी का स्टॉक क्या भागा हुआ है या अभी भी इसमें क्या कहते हैं कि थोड़ी इन्वेस्टिंग के लिए वैल्यू बची है या नहीं है। तो देखिए, अगर कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो कंपनी खासी बड़ी है, 70,000 करोड़ की लगभग कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर हम इसके पी रेशियो की बात करें तो पी रेशियो इसका 57.48 है, जबकि इंडस्ट्री का पी लगभग 45 ही है। तो इंडस्ट्री के मुकाबले ये आपको महंगा मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक दो राय वाली बात यहाँ पे ये है, क्योंकि ये जो बाइक बेचता है वो एक प्रीमियम क्वालिटी की बाइक है, तो इसके लिए सीधी सी बात है कि डिमांड ज़्यादा होगी और ये थोड़ा महंगे भाव से मिलेगा अगर आप इसको इंडस्ट्रीज के अगर इसको कंपेरिजन करोगे तो। लेकिन ऑल्दो अभी पिछले 1-2 महीने में स्टॉक लगभग 15% भाग चुका है, तो इसलिए मेरे ख्याल से अभी थोड़ा मार्केट ऊपर है, तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। ये इंडस्ट्री के पी के नीचे भी आपको ये स्टॉक मिलेगा 1-2 महीने में, जब मार्केट में आपको थोड़ा करेक्शन होता हुआ नजर आएगा। अगर मैं कंपनी की बुक वैल्यू की बात करूं तो कंपनी की बुक वैल्यू 302 रुपए है। तो अगर इसकी प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें हम, तो वो निकल के आता है 8.41। तो ये स्टॉक अभी प्राइस टू बुक रेशियो पे भी खासा महंगा नजर आ रहा है। तो सीधी सी बात है कि आपको थोड़ा वेट करना है। तो लगभग प्राइस टू बुक रेशियो लगभग 7 तक आता है, तो तब इसमें आपको निवेश करना चाहिए। और अगर जो इसका पी रेशियो वो लगभग इंडस्ट्री के पी के लगभग आता है, तब इस कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो वो एक सही प्राइस होगा इसको बाय करने का।
लेकिन अगर हम कंपनी के डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.49% ही है। तो एक तरीके से ये ग्रोथ स्टॉक्स में से है, क्योंकि ये कंपनी के अंदर आपको रिटर्न ज़्यादा मिलने चाहिए, तो ये आपके लिए वैल्यूएबल रहेगा। अगर आपको डिविडेंड के बेसिस पे इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो ये स्टॉक उनमें से नहीं है। और अगर हम कंपनी के अर्निंग पर शेयर की बात करें तो वो है 44.22, जिसको मैं बोलूंगा थोड़ा सा रीजनेबली ओके जरूर है, लेकिन आने वाले समय में मेरे को ऐसा लगता है कि अर्निंग पर शेयर आराम से 100-150 रुपए पिछले अगले 3 या 4 सालों में आपको दिखता हुआ नजर आएगा। और अगर हम कंपनी की डिलीवरी की बात करें तो सिर्फ 13% डिलीवरी है। तो ये यहाँ पे ये संकेत हो गया कि स्टॉक में इंट्राडे बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए स्टॉक में उछल पछल बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो इसमें क्या होता है कि लोग जिस दिन खरीदते हैं उसी दिन अपने माल को बेच देते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा रिस्की है स्टॉक जरूर है, क्योंकि अगर ये एक बारी को एक ही दिन में 500 रुपये भाग सकता है तो एक ही बारी में 500 रुपये घट भी सकता है ये। तो इसीलिए हमको एक करेक्ट प्राइस पे वेट करना है और उस प्राइस पे बाय करके लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को रखना है। अगर मैं कंपनी के रेवेन्यूज की बात करूं, मतलब जो कंपनी की टॉप लाइन होती है, उस टॉप लाइन में पिछले 3 सालों में तो लगातार कंटिन्यूसली ग्रोथ देखने को मिली थी, लेकिन इस बार कंपनी में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, लगभग 1000 करोड़ की गिरावट देखने को मिली है। वो तो मैं आपको आने वाली स्लाइड में एक्चुअल फिगर्स के साथ समझा दूंगा। और अगर हम कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी में भी आपको थोड़ी सी क्या कहते हैं कि कमी होती हुई नजर आई है। तो सीधी सी बात है कि थोड़ा सा धंधा कंपनी का पिछले 3 सालों के मुकाबले थोड़ा सा धंधा कम जरूर हुआ है, लेकिन एट दी एंड जो कंपनी की बॉटम लाइन है वो प्रॉफिट में है, और इतनी भी कम प्रॉफिट में नहीं है, एक अच्छा खासा प्रॉफिट है, पर थोड़ा सा प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिला है। अगर मैं यहाँ पे ये कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है इसकी बात करूं तो प्रमोटर होल्डिंग लगभग 50% है। तो प्रमोटर्स मतलब जो कंपनी के मेन ओनर्स होते हैं उनके पास लगभग 50% का माल पड़ा हुआ है। अगर म्यूचुअल फंड की मैं बात करूं तो उनके पास लगभग 7% की होल्डिंग पड़ी हुई है। डीआईआई के पास भी लगभग 10% की होल्डिंग आइशर मोटर्स के अंदर पड़ी हुई है, और जिसके अंदर मेन जो इन्वेस्टर है वो है एफआईआई का तो लगभग इसके अंदर 28% की होल्डिंग है। तो देखा जाए एक तरीके से तो बड़े लोगों के पास लगभग 85 से 90% की होल्डिंग बड़े लोगों के पास पड़ी हुई है। तो ये एक अच्छा संकेत है आपके लिए और सबके लिए, क्योंकि अगर इतना बड़े लोगों के पास पड़ा हुआ है तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक एक अच्छा रिटर्न दे सकता है, ऐसा मेरा मानना है। मैं गलत भी हो सकता हूं। अगर अदर पार्टीज की मैं बात करूं, आपके और मेरे जैसे छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर्स की, तो उनके पास इसके अंदर लगभग 12-13% की होल्डिंग्स पड़ी हुई है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग भी अच्छी है, और ऐसा देखा जाए तो रीजनेबली सारी होल्डिंग पैटर्न बढ़िया नजर आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ये स्टॉक आपको लॉस तो नहीं देगा, इतना कंफर्म नजर आ रहा है। और ये कंपनी का जो रेवेन्यू स्टेटमेंट है वो उसको मैं एक्चुअल फिगर्स के साथ आपके लिए लेके आया हूं। अगर आप कंपनी के टोटल इनकम की बात करोगे वो ऑल्दो गिरी जरूर है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं गिरी है। मतलब लगभग आप कह सकते हो कि मिनिमम मतलब लगभग 10% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन देखने को मिला है, अगर 2019 से 2020 के मुकाबले अगर हम इनकम की बात करें तो। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो थोड़ा सा इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी है, क्योंकि कभी बिकवाली ज्यादा होगी ट्रक्स और बाइक की, कभी कम होगी, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन एक पॉजिटिव न्यूज आइचर मोटर्स को लेके ये है कि कंपनी ने ये अनाउंस किया है कि वो हर क्वार्टर एक नई रॉयल एनफील्ड को लॉन्च करेंगे। तो आप सभी को पता है कि रॉयल एनफील्ड का मार्केट में क्रेज खासा ज्यादा है, तो उसके चलते अगर ये हर क्वार्टर में रॉयल एनफील्ड को लॉन्च करते रहेंगे तो उसके चलते इसमें डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी और कंपनी के रेवेन्यू में आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, ऐसा मेरा मानना है। मैं गलत भी हो सकता हूँ। अगर हम कंपनी के इंटरेस्ट पेमेंट की बात करें तो कंपनी का इंटरेस्ट पेमेंट भी नी के बराबर है, क्योंकि जो कंपनी लगभग 10,000 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है और उसमें से सिर्फ 18 करोड़ का इंटरेस्ट पेमेंट है, तो एक तरीके से यहाँ पे नजर आ रहा है कि कंपनी थोड़ी सी नी के बराबर डेट फ्री है। और अगर मैं कंपनी की एट दी एंड नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी खासा अच्छा है, लेकिन हाँ पिछले साल के मुकाबले 10% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिला है। लेकिन अब अगर कंपनी है, मैंने आपको बोला कि कभी है ना ज्यादा ट्रक बिकेंगे कभी कम ट्रक बिकेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
और अगर मैं कंपनी के अर्निंग पर शेयर की बात करूं, ये बेसिक ईपीएस की अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी का बेसिक ईपीएस खासा अच्छा है। ऑल्दो ये जो डेटा है ये मार्च 2020 का है। अभी इससे पहले मैंने आपको जो स्लाइड में दिखाया था तब है ना इसका अर्निंग पर शेयर सिर्फ 44 रुपीज ही नजर आ रहा था। तो वो इसलिए नजर आ रहा था क्योंकि ये इस शेयर का क्या कहते हैं स्प्लिट हो चुका है। अब स्प्लिट मतलब उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए। स्प्लिट मतलब ये 10 टुकड़ों में ये शेयर हो गया है। तो अगर इसकी बात करें 669 की तो इसको डिवाइड बाय 10 कर दीजिए तो आपका वो निकल जाएगा पर शेयर का अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर पिछले 2 साल के मुकाबले गिरता हुआ नजर आ रहा है और ऐसा यहाँ पे ये संकेत हो रहा है कि कंपनी में थोड़ी सी दिक्कतें बनी हुई नजर आ रही है क्योंकि कंपनी की बुक वैल्यू थोड़ी सी वीक हो रही है। लेकिन हमको मैटर करता है कि आगे चल के ट्रक्स बिकेंगे या नहीं बिकेंगे, या रॉयल एनफील्ड बिकेगी या नहीं बिकेगी। अगर ये दोनों अच्छा परफॉर्म करते हैं और इसका क्रेज मार्केट में बना रहता है इनके प्रोडक्ट का, तो आपको उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सॉरी अर्निंग पर शेयर था और वो अर्निंग पर शेयर मैं थोड़ा गलत बोल दिया था। हाँ, तो अर्निंग पर शेयर हर साल गिरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मैंने आपको बोला है कि प्रोडक्ट कभी ज़्यादा बिकता है कभी कम बिकता है। और अगर हम कंपनी के बुक वैल्यू की बात करें, अभी इसकी जो बुक वैल्यू है वो ये नहीं है। इसकी जो बुक वैल्यू उसको आपको डिवाइडेड बाय 10 करना है। क्यों? क्योंकि शेयर का जो रेशियो आया था स्प्लिट का वो 10:1 में आया था। तो अगर इसकी बात करें तो इसके आप बुक वैल्यू देख सकते हैं कि बुक वैल्यू हर साल लगातार बढ़ रही है और एक अच्छे खासे परसेंटेज से यहाँ पे बुक वैल्यू बढ़ती हुई नजर आई है। तो ये एक अच्छी बात है आइशर मोटर्स की बुक वैल्यू को देख के, जो कि इसकी बुक में पोजीशन खासी अच्छी है। और अगर हम कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की बात करें, ऑल्दो ये पिछले 2-3 साल के मुकाबले जरूर गिरा है, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी खासी कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। क्योंकि भले ही 35% था लेकिन ज़्यादा नहीं गिरा है। अगर वहाँ से सीधा 20% हो जाता तो वो एक ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती, लेकिन अगर ये यहाँ पे 30% है तो इसको मैं एक अच्छा मानूंगा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। और यही ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज में भी थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। ऑल्दो इन दोनों में गिरावट इसलिए हुई है क्योंकि कंपनी के रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिली है। तो इसमें भी मैं आपको बोलूंगा कि कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर कंपनी के रेवेन्यू गिरेंगे तो सीधी सी बात है कि दोनों मार्जिन परसेंटेज में भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो इसमें कंसिस्टेंसी नजर आ रही है। अब 1-2% चेंज को मैं कोई ज़्यादा चेंज नहीं बोलूंगा, ये कांस्टेंट रह रहा है पिछले 3 सालों से। अगर मैं कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज की बात करूं, ऑल्दो ये तो थोड़ा खासा अच्छा खासा गिरा है। अब यहाँ पे ये इंडिकेशन हो रहा है कि कंपनी जितना ज़्यादा कैपिटल लगा रही है लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा नहीं कमा पा रही है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले 3 सालों में ये कंपनी का अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकती है। क्यों? क्योंकि कंपनी की ने ये अनाउंस कर दिया है कि वो हर 3 महीने में रॉयल एनफील्ड लाएंगे, एक नई क्वालिटी की, मतलब एक नई बुलेट लेके आएंगे। तो उसके चलते मेरे ख्याल से थोड़ा सा रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज में भी इसका असर पड़ेगा और आगे चलते चलते आपको ये 25-30% होता हुआ नजर आएगा। अगर मैं कंपनी के ROCE की बात करूं तो कंपनी का ROCE भी हर साल गिरता हुआ नजर आया है। अब यहाँ पे भी ये इंडिकेट हो रहा है कि कंपनी की कैपिटल खासी अच्छी बढ़ी है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी उतनी नहीं बढ़ी है। लेकिन आपको मैंने रिटर्न ऑन इक्विटी में जो पॉइंट बताया वो यहाँ पे भी लागू होता है कि कंपनी आगे चल के एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकती है। ऐसा मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो इसीलिए आप प्लीज़ अपना एनालिसिस भी कीजिए, फिर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर मैं इसके रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज में भी आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है और यहाँ से ये इंडिकेशन हो रहा है कि कंपनी का क्या कहते हैं कि एसेट क्वालिटी थोड़ा सा डिक्रीज जरूर हो रहा है। लेकिन हाँ, अब बिजनेस है, थोड़ा बिजनेस पहले थोड़ा आउट परफॉर्म कर रहा था, अब धीरे धीरे थोड़ा सा वो स्टेबल कंडीशन में आ रहा है, मतलब न्यूट्रल कंडीशन में वो आ रहा है। अगर मैं कंपनी की करंट रेशियो की बात करूं तो कंपनी का करंट रेशियो खासा अच्छा है, क्योंकि कंपनी को करंट लाइबिलिटीज पे करने में कोई भी दिक्कतें नजर नहीं आ रही है और हर साल करंट रेशियो एक अच्छी मात्रा से बढ़ रहा है। और यहाँ पे ये इंडिकेशन है कि कंपनी को लाइबिलिटीज नी के बराबर है, कंपनी की जो करंट लाइबिलिटीज है वो एकदम नी के बराबर है और कंपनी को शॉर्ट टर्म यानी कि आने वाले 2-3 सालों में कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
अगर मैं कंपनी की क्विक रेशियो की बात करूं तो कंपनी का क्विक रेशियो भी खासा अट्रैक्टिव है और यहाँ पे भी ये संकेत मिल रहा है कि कंपनी का हर साल एक अच्छा खासा क्विक एसेट कंपनी के हर साल बढ़ रहे हैं और जो क्विक लाइबिलिटीज है वो नी के बराबर रह रही है। तो ये भी एक अच्छी बात है कंपनी के बिजनेस के लेके। और हर बिजनेस का एक मेन मोटिव होता है कि उसकी जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो खासी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर जिस बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी नहीं होती है वो बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, क्योंकि जो बिजनेस अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाता है वो कभी भी अपने क्या कहते हैं कि धंधे को नहीं चला पाता है, भले वो धंधा कितना भी प्रॉफिट क्यों ना कमा रहा हो। ये देखिए मैंने आपको बोला था कि कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो नी के बराबर है, तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो नी के बराबर मतलब एकदम एक तरीके से आप समझ लो कि 100 आईफोन में से मतलब 1000 आईफोन में से एक आईफोन खराब निकल गया, वैसे यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो इतना सा कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है। तो इसीलिए जो ऐसे बड़े बड़े शेयर है रिलायंस, ये अपने आइशर मोटर्स, ये इतने महंगे और प्रीमियम क्वालिटी के स्टॉक क्यों है, क्योंकि इनका डेट टू इक्विटी रेशियो नी के बराबर है और इससे शेयर होल्डर्स को पूरा फायदा होता है, क्योंकि अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो पूरा उसमें से शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है और कंपनी उसको री इन्वेस्ट करती है और कंपनी के ऊपर कुछ बर्डन नहीं रहता है, क्योंकि अधिकतर कंपनियों का इंटरेस्ट ज्यादा होता है तो उनकी आधी इनकम इंटरेस्ट पेमेंट करने में ही चली जाती है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि जिस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है तो इसमें आप कौन से भी रेटों पे, अगर वो कंपनी का फंडामेंटल्स और सारे अच्छे हैं तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, भले कंपनी के फंडामेंटल्स सारे अच्छे क्यों ना हो और डेट टू इक्विटी रेशियो अगर 1 से ज्यादा हो तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ऐसा मैंने आपको अडानी की 2-3 वीडियो में बोला था, आप जाके देख सकते हो। और अगर कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो अगर नी के बराबर है तो इसमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कंपनी जो कमा रही है उसमें इंटरेस्ट पेमेंट तो नी के बराबर है। और कंपनी की अगर मैं सेल्स परसेंटेज की बात करूं तो कंपनी के सेल्स में भी आपको गिरावट देखने को मिली है। ऐसे पॉइंट को मैं पहले भी बता चुका हूं कि कंपनी कभी ज्यादा माल बेचती है कभी कम माल बेचती है, तो इसमें आपको कोई चिंता वाली बात नहीं है। अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की बात करें तो ये भी अच्छा खासा गिरा है, ये एक डिक्रीज एक मतलब नेगेटिव पॉइंट जरूर है, लेकिन अगर कंपनी अगर ज्यादा माल ही नहीं बेचेगी तो उसका नेट प्रॉफिट परसेंटेज भी गिरा हुआ ही नजर आएगा। अब ये पॉइंट देखिए आप, जो कंपनी है ना इसके रॉयल एनफील्ड की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी ने FY ईयर 2019 और 20 में लगभग 7 लाख गाड़ियां बेची है। तो आप देख सकते हो कि कंपनी के रॉयल एनफील्ड का क्रेज कितना ज्यादा हो चुका है मार्केट के अंदर। और ऐसा मतलब अगर आप बाहर निकलोगे अपने घर से तो मतलब आपको आधे घंटे के अंदर लगभग 5-6 बुलेट तो आराम से आपको नजर आएगी। तो ऐसा रॉयल एनफील्ड ने एक अच्छा खासा क्रेज मार्केट के अंदर क्रिएट कर लिया है। और अगर कंपनी के मार्केट शेयर की बात करें जो कि मिड साइज मोटरसाइकिल सेगमेंट की है, मतलब जो 250 सीसी से 750 सीसी की गाड़ियां बनाता है, तो उसके अंदर 96% शेयर मार्केट का है। तो उसके आप देख सकते हो कि इसके अंदर भी कंपनी की एक मोनोपोली है। अगर ज़्यादा सीसी की गाड़ियां है तो वो अभी ये मतलब इसके बाद जो कोई बना रहा है वो हार्ले डेविडसन बना रहा है। उसके अलावा KTM वगैरह भी है तो उनका सिर्फ 4% ही मार्केट शेयर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 96% एक अच्छी खासी सीसी वाली गाड़ियों में रॉयल एनफील्ड का है। अब इस कंपनी के शेयर में आपको निवेश करना है या नहीं करना है इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए जो कंपनी का पूरे मतलब 5 साल का जो हाई है वो है 3350 के लगभग। तो यहाँ से उससे अगर हम कंपैरिजन करें तो वहाँ से लगभग 20% आपको ये शेयर डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो ऑल्दो अगर देखा जाए तो कंपनी के जो रेवेन्यू गिरा है, जो प्रॉफिटेबिलिटी गिरी है, उसको शेयर ने एक बार करेक्ट तो कर दिया है एक बारी को अगर मैं बात करूँ तो लेकिन इस शेयर की मैं अगर बात करूं तो पिछले 2 हफ्तों से ये शेयर मतलब पहले 2200 रुपए के लगभग ये शेयर चल रहा था, तो अभी शेयर में लगभग 20% की तेजी देखने को मिल गई है। तो इसमें मैं थोड़ा सा करेक्शन का वेट करूंगा, लेकिन अभी क्या मार्केट थोड़ा बुलिश चल रहा है तो इसमें बैती गंगा में थोड़ा प्रॉफिट लेने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है इस शेयर के अंदर तो आप इसमें अभी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कीजिए। मतलब आपका जो टोटल अमाउंट आप जितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उसका आप 10% अभी इन्वेस्ट कीजिए। थोड़ा थोड़ा गिरता रहे ना तो आप थोड़ा थोड़ा लेते जाइए।
क्योंकि ये शेयर मार्केट है, यहाँ पे अगर बाई चांस प्राइस नहीं गिरा तो आपको दुख होगा। तो ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। वैसे आइशर मोटर्स की जो कंपनी है, इसके जो ट्रक्स है, इसकी भी मार्केट में डिमांड खासी अच्छी है, और इसकी जो रॉयल एनफील्ड है, इसकी तो खासी अच्छी डिमांड है ही है मार्केट के अंदर। तो ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि अभी अगर आप रॉयल एनफील्ड को देखोगे तो लगभग 2 लाख रुपए या 1.5 लाख की तो स्टार्टिंग प्राइस है, तो लगभग अभी 1.5 से 2 लाख की रॉयल एनफील्ड आती है। तो आने वाले समय में ये लगभग 3 से 3.5 लाख की रॉयल एनफील्ड होती हुई नजर आएगी आपको, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। सीधी सी बात है कि आने वाले 5 साल में रॉयल एनफील्ड की रेट भी आपको 3-3.5 लाख होते हुए नजर आएगी एक बुलेट की। तो इसके चलते कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें भी आपको कम से कम 2 टाइम से 3 टाइम बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, और वैसे ही आप इस शेयर के प्राइस को भी इमेजिन कर सकते हो। तो इसीलिए मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले 5 साल में ये आपको 100% रिटर्न, जी हाँ जरूर, ये लगभग 5,000 का शेयर ये आने वाले 5 साल में होता हुआ हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो मैं होप करता हूँ कि आपको, वैसे इसमें आपको इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। इसके जो है चीज़ें हैं इसकी पॉजिटिव है, और फंडामेंटल भी सारे पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। ऑल्दो फिस्कल ईयर 2020 में कंपनी ने थोड़ा पुअर परफॉर्मेंस किया है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि आने वाले 3-4 सालों में एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। तो मैं होप करता हूं कि आपको आइशर मोटर्स के शेयर के एनालिसिस की वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको कुछ और शेयर का एनालिसिस चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसके रिगार्डिंग भी आपके लिए वीडियो लेके आ जाऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको रॉयल एनफील्ड बाइक का बहुत शौक है और वो चलाना पसंद करते हैं। ओके, थैंक यू।